हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में विनोबा भावे के 4th ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के अंतर्गत सेमेस्टर 2 में भूगोल विषय का जो प्रायोगिक परीक्षा होने वाला है उसके लिए बनाया गया है। इस वीडियो में उस प्रायोगिक परीक्षा में का सिलेबस जो है उसके बारे में जानेंगे और उसी के अनुसार हम लोग प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं कि सिलेबस में सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या बनाना है। सिलेबस में देखेंगे हम लोग का जो प्रैक्टिकल होने वाला है वह टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है। उसमें जो फाइल बनाना है और फाइल के साथ हम लोग को वहाँ प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना होगा और उस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का जो समय होगी टोटल 3 घंटा का होगा। और इसको देखते हैं, इस सिलेबस में टोटल 4 मॉड्यूल में बांटा गया है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चौथा मॉड्यूल में हम लोग को वहाँ प्रैक्टिकल फाइल और वाइवा रहेगी। हम लोग को 3 मॉडल जो है इसी के अनुसार फाइल बनाना है। ये मॉड्यूल जो है तीनों मॉड्यूल के अंतर्गत जो है वो उसी के अनुसार हम लोग को फाइल बनाना है और उसी के अनुसार हम लोग को सारे जो एग्ज़ाम होंगी वहाँ पे इसी सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन दिए जाएंगे। पहला हम लोग देख लेते हैं पहला मॉड्यूल में क्या लिखा हुआ है। पहला में है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सारे जानेंगे, ऑफ ग्लोब, इंटरनेशनल डेट लाइन, प्राइम मेरिडियन, ग्रेट सर्कल, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, कैलकुलेशन ऑफ लोकल टाइम, हम लोग लोकल टाइम का गणना करने सीखेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल, स्केल में भी सिंपल स्केल, डायगोनल, ये सारे हम पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। डायगोनल है, कॉम्परेटिव है, कंटूर लाइन, उसके बाद आइसोप्लेथ, स्लोप एनालिसिस, ये सारे हम लोग स्मिथ मेथड, प्रोफाइल, रिवर प्रोफाइल मॉड्यूल 1 के अंतर्गत इतना कुछ जानना है, ठीक है। मॉड्यूल 2 के अंतर्गत हम लोग क्लाइमोग्राफ, रेनफॉल, क्लाइमोग्राफ, हिदरग्राफ, रेनफॉल डिस्पर्सन डायग्राम, वेदर सिंबल्स, वेदर सिंबल्स में हम लोग वेदर का सिंबल्स के बारे में जानेंगे। रिप्रेजेंटेशन बाय यूनिट स्केल ऑफ एटमॉस्फेरिक फीचर्स, बार डायग्राम, सिंपल जितने भी बार डायग्राम है, सिंपल बार डायग्राम, कंपैरेटिव बार डायग्राम, कंपाउंड एंड मल्टीपल पाई डायग्राम, कोरोप्लेथ डायग्राम, कंपैरेटिव स्केल में आता है ना, कंपैरेटिव स्केल यहाँ पढ़ना होगा। डायग्राम में हम लोग बार डायग्राम में कंपाउंड बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, पाई डायग्राम और कोरोप्लेथ, ये सारी चीज़ मॉड्यूल 2 के अंतर्गत हम लोग जानेंगे। मॉड्यूल 3 में हम लोग को देखना है, मॉड्यूल 3 में इंडियन डेली वेदर मैप के बारे में जानेंगे। इंडियन डेली वेदर मैप के बारे में जानेंगे, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी का। टॉपोशीट एनालिसिस होगा जो दिया जाएगा, उसमें रिलीफ, ड्रेनेज, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में उसमें दर्शाना होगा, उसको देखना होगा। ये हमारे हुई सिलेबस जिसके अनुसार से हम प्रैक्टिकल फाइल और वहाँ के प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगी, ठीक है। प्रैक्टिकल फाइल बनाने से पहले कौन सी प्रैक्टिकल फाइल खरीदनी है उसके बारे में जानो। प्रैक्टिकल फाइल जो ज्योग्राफी का होता है वो बड़ा होता है, जिसमें एक रूलिंग और एक वाइट पेज होते हैं। रूलिंग पेज में जितने भी लिखने का कार्य होगी वो रूलिंग पेज में लिखोगे और वाइट पेज में जितने भी ड्रॉ करने का कार्य रहेगा वो वाइट पेज में करोगे। अच्छे से बनाओगे, पेंसिल का उपयोग करके वह जितने भी ड्रॉ है वह पेंसिल का उपयोग करोगे और उसको उसमें मेहनत करोगे, ये नहीं कि किसी तरह से बना के ले आओगे। चलो हम देखते हैं कि उस क्या क्या इसमें बनाना पड़ेगा प्रैक्टिकल फाइल में, ठीक है। पहला, अक्षांश एवं देशांतर क्या है, ठीक है। अक्षांश एवं देशांतर के बारे में जानने होंगे, उसके बारे में लिखेंगे। तो ये हम लोग क्या करेंगे प्रैक्टिकल फाइल में रूलिंग पेज में लिखेंगे।
अक्षांश और देशांतर दो भौगोलिक निर्देशांक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वे रेखाओं का एक व्यवस्थित नेटवर्क प्रदान करता है जिस पर पृथ्वी की सतह की विभिन्न विशेषताओं की स्थिति को दर्शाया जा सकता है। इन निर्देशांकों का उपयोग करके कई बिंदुओं का स्थान, दूरी और दिशा आसानी से निर्धारित की जा सकती है। कोई भी जो बिंदु, कई नहीं होगा यहाँ पे, कोई होगा, ठीक है। कोई बिंदुओं का किसी भी बिंदुओं का स्थान, दूरी और आसानी से निर्धारित की जा सकती है। हम लोग जानते हैं अक्षांश देशांतर जो है वह ग्रिड बनाते हैं, और यही अक्षांश और देशांतर के कारण से किसी भी स्थान का जो है स्थिति के बारे में हम लोग आसानी से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अक्षांश में और देशांतर को जो है डिग्री से दर्शाया जाता है, क्योंकि वे कोणीय दूरी दर्शाते हैं, ठीक है। प्रत्येक डिग्री को 60 मिनट आने की एक जो ऊपर में सिंगल एपोस्ट्रोफिस है उसको देना होगा। प्रत्येक मिनट जो 60 सेकेंड के होते हैं उसमें डबल एपोस्ट्रोफिस लगेंगे, में विभाजित किया जाता है। जब हम लोग लिखेंगे किसी भी जगह स्थान का अक्षांश और देशांतर का गणना करके लिखा जाता है, उसमें मिनट को सिंगल एपोस्ट्रोफिस और सेकेंड को डबल एपोस्ट्रोफिस दिए जाते हैं, ठीक है। यह जो लिखने का कार्य है वह रूलिंग पेज में करेंगे। नेक्स्ट है हम लोग अक्षांश और देशांतर के बारे में है, तो अक्षांश के बारे में जान लेते हैं। अक्षांश दो मुख्य भौगोलिक निर्देशांकों में से एक है, जैसे कि अभी हम लोग देखें, जो पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु को परिभाषित करता है। दूसरा देशांतर है। अभी तो हम लोग पढ़े कि पहला अक्षांश है, दूसरा देशांतर, दोनों निर्देशांक हैं। यह भूमध्य रेखा से पृथ्वी पर किसी विशेष स्थान की कोणीय दूरी को संदर्भित करता है। अक्षांश भूमध्य रेखा के समानांतर चलने वाली एक काल्पनिक रेखा है। यह अक्षांश को डिफाइन करता है कि जो भूमध्य रेखा से क्या करती है, यह कोणीय दूरी को दर्शाती है अक्षांश रेखा को, ठीक है। और जो अन्य अक्षांश रेखाएं हैं, भूमध्य रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के दो भागों में विभाजित करता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और जो भूमध्य रेखा है वह खुद एक अक्षांश रेखा में गणना की जाती है, ठीक है। दो अक्षांशों के बीच औसत दूरी जो है 111 किलोमीटर माना जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि अक्षांश क्या है और किस प्रकार से उसको ड्रॉ करना है, उसके बारे में देखेंगे। उससे पहले हम लोग अक्षांश और देशांतर के बारे में कुछ लिख लेते हैं, ठीक है। अक्षांश लिखा गया, देशांतर लिखेंगे हम लोग। देशांतर क्या है, जिसको हम लैटिट्यूड कहते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है। यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है, बीच की दूरी बढ़ती जाती है। नहीं, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर जो बीच की दूरी है वह बढ़ती जाती है, और भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटती जाती है। इसलिए अक्षांश रेखाओं की तरह देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती है। अक्षांश रेखाएं क्या होती है, हम लोग यहाँ आगे देखेंगे। अक्षांश रेखाएं देखो, अक्षांश रेखाएं क्या है, सो यहाँ देखो, अक्षांश रेखाएं एक पैरेलल के रूप में है ना, एक दूसरे को कहीं काटती नहीं है, ठीक है। लेकिन देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती है। और देखो यहाँ पे भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा में चौड़ाई ज़्यादा है, और जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाएंगे सकरा होते जाता है, जिसके कारण से दोनों जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं आपस में एक जगह काटती है, और वह पैरेलल नहीं होती है, ठीक है। ये अक्षांश और देशांतर का एग्जाम्पल है, ठीक है। देशांतर में और क्या है, ध्रुव तथा यह क्या लिखा हुआ, दो रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी भूमध्य रेखा पर 111.3 किलोमीटर का होता है। जैसे कि अभी हम बात किए, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, भूमध्य रेखा में। एक मिनट,
देखो ये क्या है, भूमध्य रेखा यहाँ पे बोले, एक देशांतर रेखा, भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पर देखो सब हर एक अक्षांश हर एक देशांतर का जो चौड़ाई है 111 किलोमीटर होती है, 111.3 किलोमीटर होती है। ठीक है, यह वहाँ पे ज़्यादा होती है दूरी, और यह अक्षांश रेखाएं। तो अभी हम लोग देखें कि यह जो अक्षांश देशांतर जो लिखना था, ये हम लोग रूलिंग पेज में लिखेंगे, और ये जो ड्रॉ किए हुए हैं वह वाइट पेज में ड्रॉ तुमको खुद से करना है। ठीक है, उसको ड्रॉ करके वाइट पेज में अच्छे से बनाना होगा। ठीक है, और जब भी बनाओगे वह पेंसिल का यूज़ करके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है उसके बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो कैलेंडर तिथियों के बीच की सीमा को तय करती है। यह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है और प्रशांत महासागर के बीचों बीच से होकर गुजरती है। यह रेखा पृथ्वी पर लगभग 180 डिग्री देशांतर उत्तर दक्षिण रेखा का अनुसरण करती है। इसे आमतौर पर सीमांकन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रेखा तिथि रेखा को टेढ़ी मेढ़ी बनाया गया है ताकि दुनिया भर में एक रूपता बनी रहे। अगर यह रेखा सीधी होती तो एक ही जगह पर दो तिथियां हो जाती। अगर कोई यात्री पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करता है और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है तो उसकी यात्रा में एक दिन की बढ़ोतरी होगी, लेकिन तिथि में वह एक दिन पीछे हो जाएगा। चलो इसके बारे में पहले देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होता क्या है। हम लोग एक प्रकार से जब अक्षांश रेखा खींचते हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है 180 डिग्री अक्षांशीय रेखा। ठीक है, मतलब देशांतरीय रेखा। तो उस 180 डिग्री देशांतरीय रेखा को ऐसा माना गया है कि 180 डिग्री जो बनाया गया है यह वह टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया। देखो क्यों बनाया गया है, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को सीधा लाया जाता है तो कोई ना कोई देश को वह दो भागों में विभाजित करता है। तो एक देश में दो तिथि ना रहे, दो तिथि हो जाएगा ना, एक तरफ 4 होगा तो एक तरफ 5 तारीख हो जाएगा। इसलिए ऐसा नौबत ना आए, इसलिए यह रेखा को टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है। ठीक है, इसको हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। पहले अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में हम लोग लिख लेंगे, फिर इसको ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे, वह वाइट पेज में करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रधान मध्याह्न रेखा। जिस प्रकार से 180 डिग्री हम लोग देखें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, उसी तरह 0 डिग्री अक्षांश को जो होता है 0 डिग्री अक्षांश, उसमें हम प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। 180 डिग्री में हम लोग क्या देखें अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, उसी प्रकार 0 डिग्री जो देशांतर है उसको हम प्राइम मेरिडियन या प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से जानते हैं। उसके बारे में यहाँ लिखेंगे, पृथ्वी पर 0 डिग्री देशांतर पर खींची गई मध्याह्न रेखा प्रधान मध्याह्न रेखा, यहाँ पर अम्योतर या ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं क्योंकि वह जो ग्रीनविच शहर से गुजरती है। ठीक है, दुनिया का मानक समय इसी रेखा से निर्धारित किया जाता है। इसी रेखा से लंदन के एक शहर ग्रीनविच इसी रेखा पर स्थित है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक के देशांतर पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री का जो पश्चिमी देशांतर के बांटा गया, विभाजित किया जाता है यहीं से, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर के रूप में। ठीक है, यह हम लिखेंगे, किस में लिखेंगे रोलिंग पेज में, और इसको ड्रॉ करेंगे किस में हम वाइट पेज में, और अच्छे से ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बृहत वृत्त, ग्रेट सर्कल किसको कहते हैं। ग्रेट सर्कल, पृथ्वी पर जो ग्रेट सर्कल का मतलब है कि सबसे बड़ा सर्कल कहाँ से बनेगी। अगर हम पृथ्वी को विभाजित करेंगे तो जहाँ से सबसे बड़ा सर्कल बनेगी उसी को हम क्या कहेंगे बृहत सर्कल। तो इस प्रकार से हम बृहत सर्कल
अगर अक्षांश को देखें तो सिर्फ अक्षांश से एक ही अक्षांश ऐसा है जो वृत्त सर्कल बना सकती है, वह है विषुवत रेखा, जिसको हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। लेकिन देशांतर, हर एक दो देशांतर को मिला दिया जाए तो वह एक वृत्त सर्कल का निर्माण करती है। जैसे कि 0 डिग्री अक्षांश और 180 डिग्री अक्षांश को मिला दिए तो वह एक ग्रेट सर्कल का निर्माण करेगी। तो उसी प्रकार से ग्रेट सर्कल क्या है उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। वृत्त पृथ्वी की सतह पर एक वृत्त होता है जो पृथ्वी की केंद्र से होकर गुजरता है। ठीक है, यह पृथ्वी को आधे भाग में बांटता है। अभी हम बात किए पृथ्वी पर किसी भी दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी दूरी, सबसे छोटी ना सबसे बड़ी दूरी ग्रेट सर्कल के साथ ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट है भूमध्य रेखा, ग्रेट सर्कल का एक उदाहरण है। अभी हम बात किए भूमध्य रेखा यहाँ पे गुजरा है ना 0 डिग्री अक्षांश, यह पृथ्वी की उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। देशांतर की सभी रेखाएं ग्रेट सर्कल होती है। दो देशांतर को मिला देंगे तो वह ग्रेट सर्कल निर्माण करेगी। ग्रेट सर्कल अक्षांश और देशांतर की रेखाओं पर आधारित होता है। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री दोनों ही ग्रेट सर्कल के आधे हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, अभी हम बोले थे ना 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को मिला दिया जाए तो वो भी एक सर्कल का निर्माण करता है, ग्रेट सर्कल का। जब दोनों को मिलाया जाता है तो अब पूरा ग्रेट सर्कल बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे बृहत ग्रेट सर्कल का लिखने का यहाँ है और ये ड्रॉ करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कर्क रेखा क्या है। कर्क रेखा पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। उत्तरी गोलार्ध क्या है कि जो हमारे भूमध्य रेखा है यह पृथ्वी है, पृथ्वी का जो भूमध्य रेखा है यह पृथ्वी है, यह भूमध्य रेखा है। ऊपर को हम उत्तरी गोलार्ध कहेंगे और नीचे को हम दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में जो है 23.5 डिग्री में खींची गई रेखा है जिसको हम काल्पनिक रेखा है, उसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। यह रेखा पृथ्वी पर उन 5 प्रमुख अक्षांशों में से एक है। देखो 5 अक्षांश एक इसमें दिखाया गया जो बहुत प्रमुख है, उन 5 रेखाओं में से एक प्रमुख है। ठीक है, जो पृथ्वी के मानचित्र पर परिलक्षित होती है। कर्क रेखा को कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। यह रेखा 23 डिग्री पर उत्तरी अक्षांश पर है और यह जून संक्रांति के समय सूर्य इस पर सीधे किरण पड़ता है, यहाँ पे सीधा किरण पड़ता है जून में। ये कर्क रेखा के बारे में हुआ, कर्क रेखा में लिखेंगे। फिर उसके बाद मकर रेखा के बारे में लिखेंगे। मकर रेखा कहाँ है? मकर रेखा पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में है। समानांतर खींची गई है किसका? भूमध्य रेखा का। एक काल्पनिक रेखा है। यह रेखा पृथ्वी पर उन 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से एक है जो पृथ्वी के मानचित्र पर परिलक्षित है। और मकर रेखा की कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे दिया गया है। ये 23 डिग्री जो था कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में था और ये 23 डिग्री जो है वह दक्षिणी गोलार्ध में रहेंगे। ठीक है, और क्या है? यह रेखा दिसंबर संक्रांति, ऊपर में जून संक्रांति था, यहाँ पे दिसंबर संक्रांति के समय सूर्य सीधा पड़ता है। ठीक है, यह रेखा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील आदि देशों से होकर गुजरता है। ठीक है, यह रेखा कर्क रेखा के समान ही है लेकिन क्या है? दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। क्यों यह रेखा महत्वपूर्ण है? अब यह रेखा क्यों महत्वपूर्ण है उसके बारे में देखेंगे। जलवायु, मकर रेखा से गुजरने वाले क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु काफ़ी गर्म होती है। ठीक है, हमारे भी यहाँ भी गर्म होती है। कर्क रेखा तक ही क्या जाता है? कर्क से मकर रेखा के बीच में ही जो होते हैं सूर्य सीधी रेखा या उसके ऊपर रहती है, सीधी किरण पड़ती है। ठीक है, भूगोल, यह रेखा पृथ्वी की जलवायु मौसम पैटर्न को समझने में मदद करती है। यह मकर रेखा का हम लोग डिफाइन करेंगे। उसके बाद आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त के बारे में, सर्कल के बारे में जानेंगे। यह 66.5 उत्तरी गोलार्ध और जिसको हम आर्कटिक कहते हैं, और निचली गोलार्ध 66.5 क्या है? अंटार्कटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल के नाम से जानते हैं। इसी को हम आगे ड्रॉ करके देखेंगे।
ये उतना लिखने के बाद चारों कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल, ये लिखने के बाद हम यह ड्रॉ करेंगे किसमें, अपने प्रैक्टिकल फाइल के वाइट पेज में। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, ये हुआ कर्क रेखा, ये हुआ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा, ये हुआ आर्कटिक सर्कल और ये अंटार्कटिक सर्कल है। 0 डिग्री तो भूमध्य रेखा है। ठीक है, इस प्रकार से ड्रॉ करना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्रीनविच का जो हम लोग टाइम जो 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 हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, टाइम की गणना करते हैं, लोकल टाइम, कैलकुलेशन ऑफ लोकल टाइम के बारे में, उसके बारे में देखेंगे कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय रेखा कितना आगे है, स्थानीय समय की गणना करके बताइए। ठीक है, इसमें क्या करना है पहले ये देखना है। पहले इसमें देखेंगे कि पृथ्वी जो है वह क्या करता है, 24 घंटा में पूरा करता है। पृथ्वी जो गोल है, एक गोल है, वह क्या करता है, किसी भी जगह से अगर यहाँ से घूर्णन कर रहा है तो फिर यही जगह आने में कितना टाइम लगता है, 24 घंटा। यहाँ लिखा हुआ है, एक चक्कर पूरा करने में कितना लग जाता है, 24 घंटा। अब इस 24 घंटा को पृथ्वी गोल है तो सर्कल का कितना डिग्री बांटा गया है, 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री बांटा गया है। 360 डिग्री कितना देर में घूमती है, 24 घंटे में। ठीक है, तो अगर हम 1 घंटा में कितना घूमेगा, तो 1 घंटा में 15 डिग्री घूमेगा। तो 15 डिग्री जब 1 घंटा में घूमता है, 60 मिनट में घूमता है, तो 1 डिग्री घूमने में उसको 4 मिनट लगता है। ये फॉर्मूला हमको हमेशा याद रखना है। अगर हम कभी भी लोकल टाइम कैलकुलेशन करेंगे तब इतना हम लोग को जानकारी रहना चाहिए कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट की समय लगती है और 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि भारत की जो समय, मानक समय ग्रीनविच से कितना है, 85 डिग्री पूर्व में है। ग्रीनविच कहाँ है, लंदन में है, जो 0 डिग्री है ना। वहाँ से 85 किलोमीटर कहाँ है, पूर्व में है, ना कि पश्चिम में। तो 85 मतलब 82.5 डिग्री है, सॉरी किलोमीटर नहीं, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर में स्थित है हमारा कौन, भारत। ठीक है, भारत का समय मानक समय। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि 1 डिग्री जो था वह 4 मिनट था, तो 82.5 जो होगा वह डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, 330 मिनट। तो 330 मिनट को 5 घंटा 30 मिनट, तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है कि पीछे है, कैसे जानेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि ग्रीनविच से पूर्व की ओर जो रहेगी वह ग्रीनविच से आगे रहेगी समय, और ग्रीनविच से पीछे पश्चिम की ओर जो होगी तो वह ग्रीनविच के समय से पीछे होगी। तो हम लोग को आगे होगी समय कितना, 5 घंटा 30 मिनट ग्रीनविच से आगे होगी। ठीक है, तो इसीलिए भारत मानक समय रेखा ग्रीनविच से पूर्व देशांतर में स्थित होने के कारण ग्रीनविच मीन टाइम में 5 घंटा 30 मिनट आगे होती है। ठीक है, तो हम लोग तो ये यहाँ तक जान गए कि कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है। लोकल टाइम हम लोग कैलकुलेशन जो किए इसी प्रकार से किया जाता है। अभी इसमें इस प्रकार से बताया है, इसको हम आगे का जो टॉपिक है उसको अगले वीडियो में देखेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियोस हो जाएगी। तो यहाँ तक आप प्रैक्टिकल फाइल बना के रखें, नेक्स्ट हम वीडियो बना के तुरंत डालेंगे। ठीक है, थैंक यू।